इससे पूर्व के वीडियो में हमने मानव और पर्यावरण संबंधों की अवधारणाओं के रूप में संभववाद और उससे पहले नियतिवाद को पढ़ा था। और इन अवधारणाओं में 3 अवधारणाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिनमें नियतिवाद, संभववाद और अब आधुनिक जो विचारधारा है जिसे हम नव निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। इस नव निश्चयवाद को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसे आधुनिक निश्चयवाद भी कह सकते हैं, रुको और जाओ नियतिवाद भी कह सकते हैं और मध्य मार्गी विचारधारा भी कह सकते हैं। ये जो आधुनिक विचारधारा है, इसके अंतर्गत हम कुछ उदाहरणों का अगर सहारा लें तो एक उदाहरण है कि जो कनाडा का उत्तर का एरिया यानी कि टुंड्रा प्रदेश है और साइबेरिया का भी उत्तर का क्षेत्र टुंड्रा प्रदेश है। ये टुंड्रा प्रदेश वास्तव में काफ़ी पिछड़े हुए हैं क्योंकि बर्फ़ से ढके हुए हैं। और इसके अलावा सहारा का मरुस्थल ये भी जल विहीन क्षेत्र है, तो ये मानव के रहने के लायक नहीं है और इन क्षेत्रों में मानव कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन यूरोप और अमेरिका की तरह अपने आप को वहाँ जाकर विकसित रूप में नहीं आ सकता। नव निश्चयवाद की जो विचारधारा है ये कहती है कि मानव और पर्यावरण के बीच ये एक नवीन संबंध है और ये संबंध हमेशा ही मधुर बने रहने चाहिए। जैसे प्रकृति और मानव का जो संबंध है वो प्रकृति हमेशा प्रदान करनी चाहिए और मानव उनका इस्तेमाल करके वापस जो है उसकी पुनरावृत्ति करके उसकी पूर्ति करता रहना चाहिए, अन्यथा प्रकृति के अंदर संसाधनों का अभाव हो जाएगा। मानव जाति को केवल उतना ही संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए जितना संसाधन का वो क्या कर सके, पुनरावृत्ति कर सके, उसका पुनर्चक्रण कर सके या प्रकृति को पुनः लौटा सके। उससे अधिक अगर संसाधनों का उपयोग करता है तो वे विशेष संसाधन जिनका वो उपयोग करता है वे इस प्रकृति में से लुप्त हो जाएंगे। आपने देखा होगा कुछ जीव और कुछ जो वनस्पति है वर्तमान में कुछ लुप्त हो चुकी है और कुछ लुप्त होने की कगार पर है। नव निश्चयवाद की विचारधारा के प्रतिपादक यानी कि जन्मदाता जो हैं वो ग्रिफिथ टेलर हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। 1951 में एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, नाम था 20वीं शताब्दी का या 20वीं शताब्दी में भूगोल यानी कि ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी का भूगोल। इस पुस्तक में ग्रिफिथ टेलर ने बताया है कि मानव और प्रकृति यानी कि प्रकृति को मानव ग्रिफिथ टेलर के अनुसार न तो प्रकृति मानव पर नियंत्रण रखती है और न ही मानव को प्रकृति का विजेता मानना चाहिए। ये दोनों तो एक दूसरे के साथ में क्या है, समन्वय यानी कि सामंजस्य करके चल सकते हैं। इन दोनों के आपस में क्रियात्मक संबंध है। तो इस विचारधारा के आधार पर आगे बढ़े तो इन विचारकों ने, नवनीतिवाद के विचारकों ने कहा कि यदि हम इस संसाधनों के उपयोग पर, इन संसाधनों के उपयोग पर अंकुश लगा दें तो जो मानव जो है उसको हम वापस जंगली अवस्था के अंदर नहीं देख सकते। यानी कि मानव जाति का विकास करना भी जरूरी है और संसाधनों का बचाव करना भी या संरक्षण करना भी अति आवश्यक हो जाता है। यानी कि मानव का विकास जरूरी है तो संसाधनों का उपयोग यानी कि उसके जो उपयोग जो हैं उनका विकल्प भी हमें खोजना चाहिए। यानी कि संसाधनों का वैकल्पिक रूप जो है हमारे सामने होना चाहिए। ऐसे संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जिनका हम प्रकृति में दोबारा पुनर्चक्रण कर सकें या जिनको दोबारा हम प्राप्त कर सकें और उनकी अवधि यानी प्राप्ति की जो अवधि है वो लंबी नहीं हो। एक उदाहरण देख सकते हैं हम सौर ऊर्जा।
वर्तमान में लोगों का खाना बनाना और कृषि संयंत्रों का चलाना और ये जो मोटर वाहन है ये भी आजकल वर्तमान में जो सौर ऊर्जा पे आधारित हो चुके हैं। तो धीमे धीमे परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर दबाव घटाना है हमें और इनकी बजाय दूसरे जो इसके वैकल्पिक स्रोत हैं उनकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए, ताकि परंपरागत स्रोतों या संसाधनों को हम प्रकृति में लंबे समय तक बनाए रख सकें। और एक उदाहरण अपने देख सकते हैं कि कुछ जीव जंतु जो हैं उनको अपने अत्यधिक ऐसी नई जनरेशन उनके सामने आनी चाहिए कि वो कम खर्च के अंदर भी क्या है उनसे अत्यधिक मांस और अत्यधिक दूध, ऊन वगैरह उनसे हमें प्राप्त हो सके। तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने कहा कि जब ये जो संभववादी थे ये बता रहे थे कि हम सब कुछ हमारे लिए यानी मानव के लिए सब कुछ संभव है, यानी कि प्रकृति जो संभावनाएं देती है और मानव उन संभावनाओं का उपयोग करता है और अपना विकास करता है। लेकिन ग्रिफिथ टेलर महोदय ने उस बात को नकारा और कहा कि यूरोप के अंदर तो संभावनाएं हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कुछ अधिकतर क्षेत्रों के अंदर क्या है, संभावनाओं की कमी है। यानी कि प्रकृति संभावनाएं बहुत कम दे रही है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के वे निवासी थे, वहाँ के बारे में लिख रहे थे। तो कहा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर संसाधनों का अभाव है, विकल्प कम हैं और संभावनाएं कम हैं, इसलिए यानी कि कह सकते हैं कि प्रकृति प्रत्येक क्षेत्र के अंदर बराबर संभावना नहीं देती। कहीं संभावनाएं अधिक है जहां पर मनुष्य उन संभावनाओं का जो इस्तेमाल करके अपना विकास कर सकता है। लेकिन उसकी अपेक्षा ऑस्ट्रेलिया को देखो या सहारा का मरुस्थल देखो अफ्रीका के अंदर, या कनाडा और साइबेरिया का उत्तरी क्षेत्र देखो, वहाँ पर मनुष्य के लिए संभावनाओं का अभाव है, वहाँ पर संसाधनों का अभाव है। चाहे वे क्षेत्र कितने भी प्रयास कर लें, लेकिन वो यूरोप और अमेरिका की तरह विकसित नहीं हो सकते। नवनिश्चयवाद के सहयोगकर्ता में अगर अपने सबसे पहले फिलहाल मैं नाम लूँ तो नाम आता है श्राडर महोदय का। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी में भूगोल का आधार। तो इन्होंने इस पुस्तक के अंदर बताया था कि विज्ञान का आदर्श दबाव न होकर समन्वय होना चाहिए। विज्ञान का आदर्श दबाव न होकर क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, जिसमें मानव भूगोल का नारा प्रकृति विजय या प्रकृति की अधीनता नहीं होना चाहिए, बल्कि आपस में जो सहयोग की भावना है मानव और प्रकृति की होनी चाहिए। इसी के अंदर देखें तो इन्होंने क्या कहा कि जो विज्ञान है वो इतना भी अपने को आदर्श से कठोर नहीं होना चाहिए कि भी उसका रूप कठोर नहीं होना चाहिए कि वो मानव को ही प्रगति की ओर लेके जाए। प्रकृति और मानव दोनों का आपस में संबंध है, सहयोग है। प्रकृति सहयोग करती है तभी तो मानव अपना विकास करता है, और विज्ञान इतनी प्रगति कर चुकी है तो इनका आपस में सहयोग है, जिसकी वजह से आज मानव ने प्रगति की हुई है। तो इनका प्रकृति का उसकी तरफ एक इनके पश्चात ग्रिफिथ टेलर महोदय ने फिर से एक विचार दिया और कहा कि मानव अपने देश के अंदर विकास को तीव्र कर सकता है, धीमा कर सकता है, अवरुद्ध कर सकता है, रोक सकता है, लेकिन उसे ये सब प्रकृति के निर्देशों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। प्रकृति के निर्देशों को ध्यान में रखकर वो अपने जो क्षेत्र का है विकास यानी कि धीमा और तीव्र कर सकता है, ये उसे करना ही चाहिए। तो एक उदाहरण दिया है इन्होंने ट्रैफिक पुलिस का। आपने बड़े शहरों में चौराहे पर एक पुलिसकर्मी को देखा होगा जो कि ट्रैफिक हवलदार के रूप में वहाँ पर यातायात के जो साधन हैं उनकी गति को क्या करता है, रोक देता है या उसको धीमा करता है और फिर उनकी गति को वापस तीव्र कर सकता है। लेकिन वो उनकी गति को क्या कर सकता है, मोड़ नहीं सकता, यानी कि उनकी दिशा को नहीं मोड़ सकता वो, लेकिन वो उसकी क्या है, गति को धीमा और तीव्र कर सकता है। ये प्रकृति के रूप में आप देख सकते हो कि प्रकृति मानव यानी कि मानव जो है वो प्रकृति के अंदर जो अपना विकास कर रहा है उसको कभी तीव्र चलना चाहिए, और प्रकृति जब उसके अंतिम सीमा तक वो हो जाए
यानी कि उसकी विकास हो जाए और प्राकृतिक संसाधनों का अभाव होने लगे, तब उसे अपने विकास को क्या करना चाहिए, धीमा करना चाहिए और कुछ इंतज़ार करना चाहिए। उस इंतज़ार के बाद में फिर वापस जो है अपनी गति को, विकास की गति को बढ़ाना चाहिए। और देखें तो हम सिर्फ इस प्रकृति के जो संसाधन हैं उन्हीं का उपयोग कर रहे हैं, और ये हमारा शरीर भी वही एक संसाधन है। हमारे शरीर के जितने भी तत्व, जिन तत्वों से, पंच तत्वों से मिलकर बना है हमारा शरीर, जिसमें अपने नाम लें तो पृथ्वी यानी कि धरातल, जल, अग्नि और वायु और आकाश, इन पंच तत्वों के से बना ये हमारा शरीर जो है, हो सकता है कि ये आत्मा भी इसी पृथ्वी की ही उपज हो। ठीक है, तो अपने इस पृथ्वी के इतने ऋणी हैं, तो कम से कम हमें इन संसाधनों का इतना भक्षण के तरीके से क्या है, उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें धीमे धीमे जो है इनका उपयोग करना चाहिए, ताकि प्रकृति में ये भावी पीढ़ियों तक बने रह सकें। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।